स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ फ्लैश गैसेस किस तरीके से की जाती है। जो वेपर कंप्रेशन मल्टी स्टेज के केस में होता है उसमें इसी को थोड़ा सा हम आज एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो सेपरेशन होता है वेपर का वो कैसे होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब चूँकि पावर की सेविंग ज़रूरी होती है, इसमें पावर सेविंग के लिए ही हम मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो यूज़ किया जाता है उसमें जो फ्लैश गैसेस डेवलप होती हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, कब ये डेवलप होती हैं जब कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में जब एक्सपेंशन होता है या थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। तो ये क्योंकि वहाँ पर थ्रॉटलिंग बॉल्व लगे हुए होते हैं और जब वो एक्सपेंशन होता है तो उस केस में वहाँ पर फ्लैश गैसेस डेवलप हो जाती हैं। तो आपने देखा था कि वहाँ पर एक बीच में फ्लैश चैम्बर लगाया जाता है, तो उसी में जो है ये फ्लैश गैसेस रिमूव होती हैं और उनको फिर से हम रिकम्प्रेस करते हैं जो कंप्लीट एक्सपेंशन होता है उसके पहले फिर से एक बार रिकम्प्रेस किया जाता है अगली स्टेज में। तो और कहता क्या है कि इसमें जो है जब फ्लैश गैसेस रिमूव हो जाती हैं तो उस केस में जो है जो हम एक्सपेंशन अब करते हैं तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड का ही एक्सपेंशन होता है एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू। और लेकिन जब भी एक्सपेंशन होगा ये आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन होता है तो उस केस में क्या होता है कि फ्लैश गैसेस और लिक्विड दोनों जो है अलग अलग वहाँ पर मिलते हैं हमको आफ्टर एक्सपेंशन। तो वो चाहे जिस स्टेज में हो, हर स्टेज में अगर एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पर वेपर का पार्ट ज़रूर मिलता है। तो ये जो फ्लैश टैंक यूज़ किया जाता है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को और वेपर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सीधी सी बात हो गई। तो इसमें लेकिन होना ये चाहिए कि जो सेपरेशन होता है वो तभी हो पाएगा कि जब वेपर की अपवर्ड वेलोसिटी जो होती है वो काफ़ी कम हो, इस तरीके से कि वो लिक्विड बन करके वापस फिर से टैंक में ना आ जाए। तो काफ़ी कम होने के लिए जनरली जो है इसकी जो वेलोसिटी होती है वेपर की वो लेस देन 1 मीटर पर सेकंड रखी जाती है। इससे आसानी से जो है वो ये होनी चाहिए, मतलब रखी क्या जाती है, हो जाती है वो, जिससे जो है आसानी से सेपरेशन हो जाए वेपर का लिक्विड से। तो और ये जो है कैसे पता करते हैं, पता इस तरीके से करते हैं कि जो कितना वॉल्यूम जो है वेपर का है, कितना वॉल्यूम आ रहा है और सरफेस एरिया लिक्विड का कितना है। अगर वेपर के वॉल्यूम से सरफेस एरिया लिक्विड के सरफेस एरिया को अगर हम डिवाइड कर दें, सीधी सी बात है, तो उस केस में क्या मिल जाएगा आपको, वेपर की जो वेलोसिटी मिल जाएगी पर सेकेंड या पर मिनट, जो भी आप जिस यूनिट में भी निकालना चाहे उसमें मिल जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर तो देखिए इसमें दिखाया है फिगर में भी कि यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्लैश टैंक है जो आपने देखा था। तो ये आफ्टर एक्सपेंशन अपर स्टेज से जो है जब लिक्विड वेपर आती है, यहाँ से एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन के बाद फिर वो जो है वेपर और लिक्विड दोनों में कन्वर्जन यहाँ पर हो गया। तो एक्चुअली जब क्या होता है कि जब एक समय हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि जब वेपर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर लिक्विड के कंपैरिजन में, तो ये जो बॉल है वो उस केस में क्या होती है, ये फिर ओपन हो जाती है और फिर कंप्रेसर ओपन, ये यहाँ से कंप्रेसर से वेपर जाने लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वेपर कम हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि या जिस तरीके से अगर मान लीजिए लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो गई या वेपर कम हो गई तो यहाँ पर उसी हिसाब से वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ये जो बॉल लगी हुई होती है ये ज़्यादा अगर एक स्टेज पहुँच जाने पर क्या होता है, ये बॉल को क्लोज कर देता है, फिर नीचे आ जाने पर बॉल ओपन हो जाता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इसी तरीके से होती है। और ये जो कंप्रेसर है उसमें वेपर ऊपर की जो वेपर होती है कंप्रेसर में रिकम्प्रेस होने के लिए दोबारा सेकंड स्टेज के कंप्रेसर में जाने लगती है, हाई प्रेशर कंप्रेसर में। तो यहाँ तक ये बातें हैं। बाकी जो लिक्विड बचता है वो सैचुरेटेड लिक्विड वो फिर जो है फिर से एक्सपेंशन वाल्व थे वो इवेपोरेटर में चला जाता है और इस तरीके से कूलिंग होती है। तो ये फ्लैश चैम्बर का ही केवल ये यहाँ पर ये हमने डायग्राम यहाँ बनाया है
और रिमूवल ऑफ फ्लैश गैसेस किस तरीके से होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, तो उससे उससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो कहता क्या है, जो हमने आपको बताया वही चीज़ हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं। सेविंग इन द पावर रिक्वायरमेंट of a refrigeration system results if the flash gas that develops in the throttling process between the between the condenser and evaporator is removed, and recompressed before complete expansion. Before complete expansion. When saturated liquid expands through an expansion wall, the fraction of vapor or flash gas vapor or flash gas progressively increases. The separation occurs when the upward velocity of the vapor is low enough for the liquid particle to drop back into the tank. Normally, vapor velocities less than 1 meter per second will provide adequate separation. This velocity
is found by dividing the volume flow of the vapor by the surface area of the liquid. तो हमारे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात कि अब किस तरीके से वेपर को जो है हम रिमूव करते हैं सेकेंड स्टेज के लिए या नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो इस प्रकार से रिमूवल ऑफ फ्लैश गैसेस कंप्लीट होता है। तो और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इंटरकूलिंग होती है वो क्यों होती है और वो किस तरीके से। हमने उसका एक डायग्राम बना करके यहाँ पर एक या दो डायग्राम यहाँ पर हमने बनाए हैं, तो उससे आपको समझ में बात आ जाएगी कि इंटरकूलिंग से हम लोग जो वर्क डन होता है वो काफ़ी सेव कर सकते हैं, कंप्रेसर वर्क सेव कर लेते हैं, जिससे जो COP होती है वो बढ़ जाती है। हमने आपको पीछे भी दिखाया था। तो इंटरकूलिंग जो हो रही है वो हमने यहाँ पर दिखाया आपको PV डायग्राम, ये आप देख लीजिए। ये देखिए, ये इंटरकूलिंग जो है ये लो स्टेज कंप्रेशन के लिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लो स्टेज कंप्रेशन दिखाया। फिर प्रोसेस 1 से 2 पे जो जा रहे हैं ये प्रोसेस यहाँ से जो प्रोसेस यहाँ का 1 ये 1 होगा और ये 2 होगा और ये 4 होगा। तो प्रोसेस 1 से 2 जो जा रहे हैं ये हमारा लो स्टेज कंप्रेशन का प्रोसेस है। वो हमने पीएच डायग्राम पर भी दिखाया है, आप देख लीजिए। ये पीएच डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगी बात। फिर जो 2 से 4 आ रहा है ये क्या है, इंटरकूलिंग है। ये इंटरकूलिंग जो है 2 स्टेजेस, देखो ये हाई स्टेज कंप्रेशन है, यहाँ से यहाँ तक देखिए जा रहा है। जो ये 4 से 5 जो जा रहा है ये हाई स्टेज कंप्रेशन। अगर सिंगल स्टेज होता तो ये 1 से 5 डैश जाता, यहाँ से 1 से 5 डैश जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर हमने फ्लैश टैंक लगाया, फ्लैश चैम्बर लगाया और कोई और इंटरकूलिंग हो रही है इस केस में। तो इंटरकूलिंग ये प्रोसेस 2 to 4 जो है वो इंटरकूलिंग है। ये इन दोनों स्टेजेस के बीच में इंटरकूलिंग हो रही है। इस इंटरकूलिंग से क्या होता है कि जो वर्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पर केजी ऑफ वेपर जो है वर्क डन जो होता है, कंप्रेसर का जो वर्क डन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो कंप्रेसर का वर्क ही इनपुट वर्क होता है। तो इस केस में जो COP होती है वो बढ़ जाती है। COP बढ़ाने के लिए ही बेसिकली ये सब सारी बातें की जा रही हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये PV डायग्राम है ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल में ये है क्या, ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ये कंप्रेसर के केस में हम यहाँ पर ले। तो ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि ये एरिया आ रहा है, ये एरिया जो है वर्क की सेविंग बता रहा है, कितना वर्क सेव हुआ इसके कंपैरिजन में। जो यहाँ पर जो डबल स्टेज, यहाँ पर ये 2 स्टेज कर दिया आपने, सिंगल स्टेज के कंपैरिजन में कितना वर्क सेव हुआ वो, क्योंकि एरिया अंडर कर्व जो होता है PV डायग्राम में वर्क डन दिखाता है। तो इतना एरिया क्या, अगर प्रोसेस हम इस प्रोसेस से जाने की बजाय इस प्रोसेस से गए इस तरीके से, तो एरिया क्या हो गया, इतना एरिया हमारा सेव हो गया। इतना एरिया सेव हुआ मतलब क्या हुआ, वर्क डन हमारा जो है इतना रिड्यूस हो गया। तो ये इंटरकूलिंग के फ़ायदे होते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए इसको लिखते भी हैं, लिख लेने से बात पक्की हो जाएगी फिर ये। तो आइए, इसमें कहता क्या है कि इंटरकूलिंग बिटवीन 2 स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन reduces the work of compression per kg of vapor. Reduces the work of compression per kg of vapor. In 2-stage compression, two-stage compression of air यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल
and intercooling from point 2 to 4, ये 2 से 4, ये 2 से 4 ये वाली है, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑन दी PV diagram saves some work. If the processes are reversible, the saving is represented by the shaded area। ये शेडेड एरिया है, सेविंग जो है, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो उस केस में हम इसको शेडेड एरिया से इसकी हम सेविंग को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो फ्लैश गैसेस होती हैं उनका रिमूवल कितना आसान होता है और हम आसानी से इसको जो है इस प्रोसेस से कर सकते हैं। और ये जो है फ्लैश गैसेस और इंटरकूलिंग जो होती है उससे जो है वर्क काफ़ी सेव होता है और COP बढ़ जाती है सिस्टम की, जो हमारा एम है इन सब अलग अलग डिज़ाइन को दिखाने का या समझाने का या बनाने का। अब हम अगली बात इसी में करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी जैसे मल्टी स्टेजिंग होती है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, 2 या उससे ज़्यादा हम मल्टी स्टेजिंग कर सकते हैं, उसी तरीके से कैस्केडिंग भी कई तरीके से की जा सकती है। कैस्केडिंग एक्चुअल में होता क्या है कि ये डिफरेंट सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो मतलब हायर टेम्परेचर वाले का या हायर प्रेशर वाले का जो इवेपोरेटर होता है वो लोअर प्रेशर वाले का जो होता है या लोअर टेम्परेचर सिस्टम का जो होता है वो कंडेंसर की तरीके से काम करता है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं फिगर और उसके बाद समझाते हैं कि आप कैसे ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पर हमने कैस्केड सिस्टम की जो हमने फिगर दिखाई है, तो इसमें क्या है कि जो ये इवेपोरेटर है, ये वाला इवेपोरेटर, ये लो टेम्परेचर सिस्टम का इवेपोरेटर है। ये यहाँ से लो टेम्परेचर कंप्रेसर आया, ये लिक्विड कंप्रेस होकर के यहाँ पर आ रहा है। तो ये हाई टेम्परेचर कंप्रेसर है, देख लीजिए ये हाई टेम्परेचर कंप्रेसर। ये दो अलग अलग सेपरेट सिस्टम है, ये सेपरेट सिस्टम। इन दोनों की जो कपलिंग की गई है वो यहाँ पर की गई है, ज़रा देख लीजिए कंडेंसर की तरफ। तो इसका जो इवेपोरेटर होगा, हाई टेम्परेचर वाले का जो ये इवेपोरेटर होगा, वो इसके कंडेंसर की जगह लगा दिया जाएगा हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस की तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर जो हीट रिमूवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा हीट रिमूवल होगा, उसके बाद एक्सपेंशन प्रोसेस सिंपल उसी तरीके से है जैसे होता है। तो और इस तरीके से ये जैसे यहाँ पर ये 2 स्टेज दिखाई गई हैं। पहले स्टेज में जिसमें ये R13 रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, दूसरी स्टेज जो है वो R12 रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। तो इसके अलावा आप मल्टी स्टेजिंग भी एक की बजाय दो की बजाय 3, 4 इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये जो है, और ये देख रहे हैं यहाँ पर इसमें जो ये कपलिंग की गई है, यहाँ पर ये देखिए ये कपलिंग की गई है, यही क्या कहलाता है, इसके लिए जो होगा ये कैस्केड इवेपोरेटर कहलाएगा और इसके लिए जो होगा ये कैस्केड कंडेंसर कहलाएगा। तो कैस्केडिंग इसी को कहते हैं, जो यहाँ पर ये जोड़ा गया है इसको कहते हैं कैस्केडिंग। तो ये देखिए नाम जो है इस वाले लोअर टेम्परेचर कंप्रेसर साइड जो होगा, ये जहाँ पर एक्चुअल में हम रेफ्रिजरेशन ले रहे हैं वहाँ पर क्या हो, उसके लिए ये कैस्केड कंडेंसर का काम करेगा। और जो इससे जस्ट एबव वाली जो साइड होगी
यहाँ पर हाई टेम्परेचर कंप्रेसर होगा जिसका इवेपोरेटर इसके लिए कंडेंसर बन जाता है। तो ये कहलाएगा कैस्केड, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये कपलिंग की गई, कपलिंग को ही हम एक अलग नाम दे रहे हैं कैस्केड करके। तो कैस्केड कह रहे हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो हमने उसकी जो है कपलिंग की वो कैस्केड। आइए जरा इसको टीएच डायग्राम पर देखते हैं। तो टीएच डायग्राम पे देखिए, जब ये इवेपोरेटर से यहाँ पर ये लिक्विड ये आया जहाँ पर हम एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं वहाँ से, तो ये पहले लो टेम्परेचर कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो है ये एक अलग है, ये इसका सिस्टम अलग है, ये क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन R13 है और ये वाला जो ऊपर वाला है ये R12 है। तो अब यहाँ से जब इसकी कूलिंग करेंगे, ये जो है ये अभी आ रहा है कैस्केड कंडेंसर में। तो कैस्केड कंडेंसर में आएगा तो यहाँ पर क्या ये जो है लो टेम्परेचर कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने के बाद फिर जो है ये यहाँ से देखिए ये कैस्केड कंडेंसर में आया। ये जो प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग हो रही है इसकी। तो कूलिंग हुई और उसके बाद कूलिंग होते होते यहाँ पर देखिए ये सैचुरेटेड लिक्विड रीजन में आ गया। तो अब ये हुई कूलिंग कैसे, देखिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ये जो हायर टेम्परेचर साइड है, ज़रा देख लीजिए ये हायर टेम्परेचर साइड वाला, तो ये जो अगला जो सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उस वाले में जिसमें हमने R12 भर रखा है। तो रेफ्रिजरेंट, तो दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट, दोनों सेम रेफ्रिजरेंट भी ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अलग अलग ही रेफ्रिजरेंट लें। रेफ्रिजरेंट दोनों में वैसे जनरली लिया यही जाता है कि अलग अलग ही लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सेम रेफ्रिजरेंट भी लेकर के काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ से जो ये इवेपोरेटर है, ये अब इसके लिए जो देखिए जो ये इवेपोरेटर है ये क्या कर रहा है, ये हीट को जो है यहाँ से रिमूव कर रहा है और ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये यहाँ पर पहुँच रहा है स्टेज 5 पर। देखिए ये स्टेज 5 यहाँ पर आ गई, वो नंबरिंग में भी दिखा दिया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये हाई टेम्परेचर कंप्रेसर में कंप्रेस हो गया। तो हाई टेम्परेचर कंप्रेसर में स्टेज 5 से स्टेज 6 पर कंप्रेस हुआ। ये देखिए हाई टेम्परेचर कंप्रेसर में स्टेज 5 से स्टेज 6 पर कंप्रेस हुआ। फिर उसके बाद ये कंडेंसर में आ जाता है। कंडेंसर में आएगा तो इसकी कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग हो रही है। देखिए ये कूलिंग हुई, यहाँ से यहाँ तक कूलिंग हो गई। तो ये सैचुरेटेड रीजन में आएगा तो फिर से इसमें एक्सपेंशन वाल्व ओपन होगा। ये 7 to 8 वाला जो रीजन है ये एक्सपेंशन वाल्व ओपन हो रहा है और फिर से ये कूलिंग ठंडा हो रहा है। तो ठंडा जो होगा ये जो, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होगा इसके टेम्परेचर से काफ़ी कम होगा इसका टेम्परेचर। तो ये देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर लो है, यहाँ पर देखिए ये टीएच डायग्राम में दिखा रहा है इसका टेम्परेचर जो होगा ज़्यादा है, तभी तो हीट जो होगी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। आप लोगों को नियम तो पता ही है इसका। तो हीट जो होगी वो यहाँ से यहाँ को फ्लो कर जाएगी। जब फ्लो करेगी तो उस केस में जो होगा वो ये आसानी से हीट एक्सचेंजिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पर इसी को बोलते हैं कैस्केड सिस्टम। तो ये जो है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसीलिए तो इसके लिए जो ऊपर वाले के लिए जो है ये कैस्केड इवेपोरेटर और नीचे वाले कैस्केड कंडेंसर और नीचे वाले के लिए कैस्केड इवेपोरेटर, क्योंकि ये इवेपोरेटर की तरीके से देखिए यहाँ वर्क कर रहा, ये कंडेंसर की तरीके से वर्क कर रहा। तो कैस्केडिंग यहाँ पर लगा दी क्योंकि कपलिंग यहाँ पर हुई है। और हमने आपको बताया है अभी पहले भी कि इसमें भी मल्टी स्टेज की तरीके से कई स्टेज में हम कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमको मिलेंगे। तो आइए इसके मेन पॉइंट्स हम आपको लिख करके एक्सप्लेन भी कर देते हैं। कहता क्या है कि ये जो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो इक्विवेलेंट टू 2 इंडिपेंडेंट वेपर कंप्रेशन सिस्टम्स हमने दिखाया आपको। एक में जो था आपने देखा था नीचे वाले में R13 था लो टेम्परेचर वाले में, और हाई टेम्परेचर वाले में R12 था। तो systems combine together in such a way that the evaporator of high temperature system becomes the condenser of low temperature system। इस तरीके से ये कंबाइन किए जाते हैं, इसी तरीके से इनकी कपलिंग होती है, कैस्केडिंग इसी को बोलते हैं। हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। कह रहा है कि वर्किंग मीडिया ऑफ द 2 सिस्टम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब उन दोनों में दोनों के जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं या दोनों में जो वर्किंग मीडियम होते हैं वो दोनों मिक्स नहीं होते। जैसा कि आप देख रहे थे पिछले वाले केस में, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मल्टी स्टेजिंग के केस में जो है वो एक ही आप देख रहे थे रेफ्रिजरेंट था और वो उसी तरीके से वर्क कर रहा था वहाँ पर जहाँ पर मल्टी स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम था।
लेकिन इस केस में क्या है कि कैस्केडिंग में अलग अलग सेपरेट सिस्टम है और दोनों में जो वर्किंग मीडियम है या दोनों में जो चार्ज हम कह लें वो दोनों में अलग अलग होगा या सेम भी ले सकते हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को मिक्स नहीं होते। वहाँ पर सेपरेशन, दोनों सेपरेट होते हैं और अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो ये कह रहा है द इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर इज कॉल्ड कैस्केड हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर। तो कैस्केड हीट एक्सचेंजर, एक तरफ वो कैस्केड कंडेंसर बन रहा था, आपने देखा था, और एक तरफ क्या बन रहा था, वो कैस्केड इवेपोरेटर। तो कैस्केड कंडेंसर कह लीजिए या कैस्केड इवेपोरेटर कह लीजिए। तो जो इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर है वही क्या कहलाएगा, कैस्केड हीट एक्सचेंजर कहलाएगा। तो कैस्केड हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं, कैस्केड हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं, कैस्केड कंडेंसर कह सकते हैं, कैस्केड इवेपोरेटर भी कह सकते हैं। अगर हम जिस साइड से भी देखेंगे उस साइड से नाम अलग अलग हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ये आ गया, वही क्या है हमारा इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर ही कैस्केड कहलाता है। One or more number of intermediate cascade like multi-stage vapor compressor refrigeration system can be applied। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर हमने केवल 2 स्टेज के लिए आपको दिखाया, 2 दिखाए थे, जिसमें हमने एक में नीचे वाले में या लो टेम्परेचर साइड में R13 भरा था, अपर वाले में जो है हमने R12 दिखाया था। दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट TH डायग्राम थे। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ कैस्केड सिस्टम लेंगे तो सबके लिए अलग अलग TH डायग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से इवेपोरेटर और कंडेंसर, कैस्केड इवेपोरेटर, कैस्केड कंडेंसर उतने ही नंबर में बढ़ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गई। मगर मान लीजिए आपने इस तरीके से n स्टेजेस लिया, n टाइम्स लिया इसको, तो उस केस में जो कैस्केड इवेपोरेटर या कैस्केड हीट एक्सचेंजर जो होंगे वो n-1 टाइम्स बढ़ जाएंगे, n-1 टाइम्स हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया भाई, वहाँ पर 2 थे तो एक कैस्केड हीट एक्सचेंजर था, एक ही वहाँ पर आप देख रहे थे कि 2 सिस्टम थे यहाँ पर अलग अलग सेपरेट, तो कैस्केड हीट एक्सचेंजर केवल एक था। अगर n हो जाएंगे तो n-1 हो जाएगा, सीधी सी बात यहाँ पर आती है। अच्छा, ये तो ये हो गया। तो ये इतना जो ये सब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके कारण भी थोड़ा सा इसको भी समझ लो, क्योंकि कहाँ एप्लीकेशन होता है, इतना बड़ा अगर हम सिस्टम लगाएंगे तो कहाँ यूज़ करेंगे इसको, उसके बारे में भी समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो ये समझ लीजिए कि इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूज़ है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है, क्योंकि सब सिस्टम जो होता है वो सिंपल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ पार्ट्स कंपेरेटिवली उसमें रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो फ्लैश चैम्बर है यहाँ पर रिड्यूस हो गया। फ्लैश चैम्बर नहीं है, केवल कपलिंग का पार्ट रह गया है, और ये जो है कंपेरेटिवली मल्टी स्टेज वाले से ये सिंपल हो जाता है। कहाँ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। जैसे आप ब्लड स्टोर करना चाहते हैं तो ब्लड जो होता है, ब्लड का स्टोरेज -80 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, ये इजीली अचीव नहीं किया जा सकता, और इस पर जो है ये कॉन्टीन्यूअस मेंटेन रहना चाहिए, तभी वो बल्ब जो ब्लड होगा वो अपनी आइडेंटिटी बना करके रखेगा। तो ये वो हो गया। और कह रहा है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग ऑफ स्पेशल एलॉय स्टील, जो स्पेशल एलॉय स्टील होता है उसकी प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग होती है, वो भी जो है इससे भी कम टेम्परेचर पर होती है, -90 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हैं यहाँ पर हो जाती है। जनरली हम देखिए R12, R3, R11 यही हम लेकर के इसमें जो है, देखिए यहाँ पर हमने R12 और R13 का तो आपको दिखाया ही है, कि जो एग्जांपल हमने आपको दिखाया था अभी, जो फिगर बनी थी जिसमें TH डायग्राम था और हमने स्कीमेटिक दिखाया था आपको। तो उसी केस में यहाँ पर जो है हम R12 की जगह R11 भी ले सकते हैं। तो इन जनरल जो होता है, ज़्यादातर जो लिया जाता है वो R12, R13 या R22 भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, R22 वैसे R22 इस समय प्रतिबंधित है और R22 भी ले सकते। तो चलते चलते एक पॉइंट और भी है इसमें लास्ट, कि इसमें जो है अगर जैसे आपने देखा कि हम दोनों सिस्टम में, जैसे 2 थे, एक लोअर टेम्परेचर कंप्रेसर वाला था, एक हायर टेम्परेचर कंप्रेसर वाला था, दोनों में हम अलग अलग रेफ्रिजरेंट भर रहे थे। तो उसमें जो है, अगर मान लीजिए कि लोअर टेम्परेचर साइड में, अगर ये जो लोअर टेम्परेचर साइड का जो है, ये जो मतलब सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो है TL है, मतलब वो इवेपोरेटर का, और मान लीजिए कि हायर टेम्परेचर साइड में जो कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर TH है, अगर वो दोनों टेम्परेचर
आपको पता हो तो इक्वल सीओपी के लिए दोनों मतलब जो लोअर टेम्परेचर साइड वाला है और हायर टेम्परेचर साइड वाला जो दोनों वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उनकी इक्वल सीओपी के लिए होता ये है कि अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट टेम्परेचर है ये या जो कैस्केड टेम्परेचर है ये, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये टी आई अपान ये जो है इक्वल सीओपी के बारे में बात हो रही है, टी आई अपान टी एच माइनस टी आई हो जाएगा। ये ऊपर वाले के लिए हो गया और नीचे वाले के लिए हो जाएगा टी एल अपान टी आई माइनस टी एल हो जाएगा। तो दोनों की इक्वल सीओपी के लिए ये फार्मूला, तो क्योंकि दोनों की अलग अलग सीओपीज़ हैं, ऊपर वाले सिस्टम की सीओपी ये है और नीचे वाले सिस्टम की सीओपी ये है। तो दोनों सिस्टम की सीओपी को जब सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने के बाद हम ये पाते हैं कि ये जो आता है वो टी आई बराबर अंडर रूट टी एल इंटू टी एच आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है या कह लें हम जो कैस्केड टेम्परेचर होता है वो जो इवेपोरेटर टेम्परेचर होता है और हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ये जो टेम्परेचर होता है, ये जो कैस्केड टेम्परेचर होता है, ये ऑप्टिमम इंटरमीडिएट टेम्परेचर कहलाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर हमको ऑप्टिमम इंटरमीडिएट टेम्परेचर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि जो इवेपोरेटर टेम्परेचर है वो ले लेंगे, हाईएस्ट टेम्परेचर जो होगा, जो हाई टेम्परेचर साइड वाला जो कंप्रेसर होगा, अगर कंप्रेस करेगा तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट अचीव करता है तो वो तो उस केस में वेपर फॉर्म में हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर का ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए आप, तो आपको जो है ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कैस्केड टेम्परेचर मिल जाएगा जिस पर आपको दोनों की इक्वल सीओपी पता चल जाएगी। तो ये ऑप्टिमम इंटरमीडिएट टेम्परेचर कहलाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन सब में है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसमें इंटरकूलिंग का या फ्लैश चैम्बर को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, दो सेपरेट सिस्टम को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। बस एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था। और आपने सारी चीज़ें इसमें देख ली, इसका आपने टीएच डायग्राम देख लिया, स्कीमेटिक देख लिया और बाकी चीज़ें आप सीख भी गए कि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा होता है और हम किस लिए कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वेपर कंप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी करीब करीब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब इसके न्यूमेरिकल और बाकी रह गए हैं जिसको हमको बताना है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं कैस्केड सिस्टम का। तो और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फिर हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम ये मान के चलेंगे कि आपको अच्छी तरीके से आ गया और अब आप सक्षम होंगे कि अगर इसके कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो हो सकता है कि आप उसको पूरी तरीके से और आसानी से अटेम्प्ट कर लें। तो आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।